प्लानिंग के चैप्टर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग ये अपनी कल की क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, बिकॉज यू ऑल नो दैट इन दिस वर्ल्ड देर इज नो कॉन्सेप्ट रिमेन अनटच्ड विद सर्टेन डिमेरिट्स और लिमिटेशंस। कोई कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस उसकी हो, बट देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस एंड सो द प्लानिंग ऑल्सो सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। अच्छा, ये लिमिटेशंस हम पढ़ते क्यों हैं? लिमिटेशंस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि जब हम प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करें, वी शुड कीप दीज फैक्टर्स इन आवर माइंड एंड बी सेफगार्ड फ्रॉम दोज। हमें जो लिमिटेशंस पता होंगी तो हम संभल के प्लानिंग करेंगे ना। हमें अगर पता होगा कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं आगे कुछ खड्डे हैं, रोड टूटी फूटी है, तो अपन आराम पहले ही धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे। तो ये पर्पस होता है लिमिटेशंस को पढ़ने का। तो प्लानिंग के लिमिटेशंस को हम पढ़ेंगे और फिर प्लानिंग प्रोसेस तो मेरा ख्याल है कि सबसे इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप सब लोग भी अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हो अपनी स्टडीज की। तो सबसे पहले लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिमिटेशन गिवन टू अस फॉर द प्लानिंग इज दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक बार जब हम कुछ प्लान्स सेट कर देते हैं, जब हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे मेथड्स हम सेट कर देते हैं, then it becomes very difficult to deviate from the set plans, and most of the times the managers just give instructions to follow those plans rigidly without deviating from those. Even if there is a change in the business environment, then also we try to follow those same plans. The reason is planning involves huge cost, and if we will just go for the new planning, then again it will be a double cost. So planning leads to rigidity. फिर हम उसमें ना कोई अपना क्रिएटिविटी यूज करते हैं, ना अपना जो प्लान बताया गया उससे जरा सा भी डेविएट होने की कोशिश करते हैं। जैसा बता दिया गया एग्जैक्टली वैसा का वैसा परफॉर्म कर देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जगह रिजिडिटी आ जाती है मैनेजमेंट में। ये एक इसका लिमिटेशन है। देन आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है जो एवर चेंजिंग होता है, जो स्टैटिक नहीं होता है। तो जब एनवायरनमेंट बिल्कुल भी स्टैटिक ना हो, जरा सा भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, या जो आपने प्रेडिक्ट किया उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट चीजें हो जाती हैं। सो इन दैट सिचुएशन वट एवर यू विल प्लान दे विल ऑलवेज फेल। सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क। मे इसलिए लगाया है बिकॉज वी ऑलवेज टेक सर्टेन अजम्पशंस एंड ऑल। सो मे हमने लिया है कि कभी कभी जो अजम्पशंस हैं वो हमारे एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो जाएगी। बट it may be possible that in the dynamic environment planning may not work. Then the third limitation of planning comes to be planning reduces creativity. जब आप किसी एक मैनेजर को कह देंगे कि आपको इस मेथड को फॉलो करना है और इस तरीके से वर्क करना है, या आप अपने सबऑर्डिनेट को या अपने वर्कर को जब बता देंगे, he will not use his own creativity, he will just work accordingly only. अब जैसे अभी प्रोजेक्ट बनाने की बात थी, तो अगर मैं आप लोगों को एक एक प्रोजेक्ट फाइल, मेरे पास तो स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े इतने सालों से बच्चों के, एक एक प्रोजेक्ट फाइल अगर आप लोगों को दे दूं, जैसे कि कुछ स्कूल के टीचर्स करते भी हैं, और मैं आपसे कहूं कि ना आप इसमें से देख देख के बना लेना, तो आप में से एक भी बच्चा उसमें कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं करेगा अपनी, एज इट इज उसको देखा देखी कॉपी कर देगा। इवन अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी वो भी नहीं करेगा, बिकॉज वो तो फिर पता है ना, सर ने बोला है, सर ने प्लान कर दिया, यू हैव टू कॉपी दिस एंड यू विल नॉट यूज योर क्रिएटिविटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद एक्सप्लोर करके बनाइए, सो यू विल यूज सर्टेन क्रिएटिविटी फॉर योर ऑल्सो, एंड इट विल ब्रिंग द you can say liveliness in your project and in your work also, in the organization also, in the management also, जहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रीडम दे दें अगर एम्प्लॉयज को, अगर हम उनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, फिर वो उनकी क्रिएटिविटी भी यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम बोल देते हैं दिस इज द प्लान एंड यू हैव टू फॉलो इट रिजिडली, तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। देन कम्स द प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जो बिग बिजनेस हाउसेज है उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, बट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस द प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। व्हाई इट इज इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट, ये इसका प्रोसेस लिखा हुआ आपके पास में। ये इतना लंबा प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके एक्सपेंसेस तो आएंगे आएंगे।
तो इसलिए कहा गया है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड मेनी टाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट इज द benefits availed from planning may be less than the cost involved in that planning. एक ऑर्गेनाइजेशन बिना प्लानिंग के काम करती है और 10,000 का प्रॉफिट अर्न करती है, उसके बाद में एक नया मैनेजर आता है और वो कहता है हम प्रॉपर प्लानिंग करके काम करेंगे, उस प्लानिंग में उसका 5,000 का एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा हो जाता है और बाद में फिर प्रॉफिट अर्न होता है 12,000 का। तो ऑब्वियसली 10,000 से 12,000 आपने प्रॉफिट तो बढ़ाया, 2,000 का प्रॉफिट इंक्रीज किया, लेकिन आपने 5,000 की कॉस्ट भी तो इनकर कर दी। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि how much is the cost of planning and how much is the benefit that can be availed from that planning after planning. So planning involves huge cost, particularly for the small businesses. It is a challenging situation. Then comes planning is a time consuming process. ये इतना लंबा प्रोसेस 2 दिन में तो हो नहीं जाएगा. You have to set your objectives, you have to develop the premises, setting assumptions, identifying alternative course of action. टाइम लगता है. तो अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, then it becomes difficult to adapt to the organization and make certain changes in the plans accordingly. वो क्योंकि लंबा प्रोसेस है, जब लंबा प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग होता है और कभी कभी तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि जब तक हमारे प्लान्स रेडी होते हैं मार्केट में सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। तो ये अलग एक आपका लिमिटेशन हो जाता है। देन आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यू कैन प्रिडिक्ट सर्टेन थिंग्स बट यू ऑल नो दैट द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। प्लानिंग का एक फीचर हमने पढ़ा था, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेनिटीज को हम कुछ लिमिट तक ही अज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गारंटी कि हमने जो सोचा है वैसा ही होगा। प्लानिंग तो फरवरी मंथ में सभी बिजनेसमैन ने की होगी, लेकिन किसने ये सोचा होगा कि अप्रैल मई जून में हमें, जैसे पेप्सी, कोको कोला, आइसक्रीम वगैरह की जो कंपनीज होती हैं उनका तो मेन पीक सीजन यही होता है अप्रैल मई जून, और उसमें हो गया कंप्लीट लॉकडाउन। तो उनकी प्लानिंग फेल हुई कि नहीं हुई? सो प्लानिंग कैन हेल्प अस टू अचीव सक्सेस इजीली और इट कैन जस्ट क्लियर आउट आवर वे और पाथ, बट इट कैन नॉट गारंटी अस द सक्सेस। ठीक है, सो दीज आर द 6 limitations of planning. After that, we are coming to the planning process. As the management has its process, that is planning, organizing, staffing, directing, and last one is controlling. And whenever we talk about a process means the steps to be followed in a particular sequence. जब तक आप प्रोसेस में सीक्वेंस वर्ड को यूज नहीं करेंगे तब तक आप उसको प्रोसेस नहीं कह सकते। प्रोसेस ऑलवेज रिक्वायर्स सर्टेन स्टेप्स एंड दोज स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास में प्लानिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन का लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए आता है और आप ये जो यहाँ पे स्टेप्स है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 ऑल 7 पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन जंबल्ड वे में लिख देते हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, सेकंड लिख देते हैं फॉलो अप एक्शन, थर्ड लिख देते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस, फोर्थ लिख देते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या वो प्लानिंग प्रोसेस हो पाएगा या आपको मार्क्स मिल पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज द प्रोसेस हैज टू बी प्रेजेंटेड ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो इसको आप एक लिंकिंग मेथड से अगर आप पढ़ें, एक चेन की तरीके से पढ़ें, तो आपको प्रोसेस के हमेशा स्टेप सीक्वेंस में ही याद रहेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप दैट अ मैनेजर अंडरटेक्स फॉर व्हाइल प्लानिंग इज he set objectives. Objectives का मतलब क्या होता है? Objectives are the end results towards which organization works, और objectives are the end results that an organization wants to achieve. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव रख रखा होगा कि मुझे सीए बनना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे किसी फॉरेन कंपनी में वर्क करना है, ऑब्जेक्टिव रखा होगा। आपने अपनी क्लास 12th का कुछ ऑब्जेक्टिव रखा होगा दैट आई वांट टू सिक्योर 60% मार्क्स, 70% मार्क्स, 80% मार्क्स, 100% मार्क्स। सो वो एंड रिजल्ट है, अब उसके लिए ही तो आप वर्क करना शुरू करेंगे बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू डेवलप द प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस मींस सेटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस तो हमारा एक बहुत फेवरेट चीज है थ्रू आउट द कॉमर्स। बिना अजम्पशंस के तो हमारी गाड़ी ही नहीं चलती है। इकोनॉमिक्स में भी आपने जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, हर कॉन्सेप्ट में आप अजम्पशंस जरूर लेते हैं। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मीनिंग होता है सेटिंग अजम्पशंस, टेकिंग अजम्पशंस। यानी कि अजम्पशंस का क्या मतलब होता है कि हम कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के चलें
अभी तो हम प्लान कर पाएंगे। अगर हर चीज आपकी अनसर्टेन हो जाएगी, कुछ भी आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो आपकी प्लानिंग हो ही नहीं सकती। किस तरह के अजम्पशन सेट करेंगे? आप अजम्पशन सेट करेंगे देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। क्या अजम्पशन आप सेट करेंगे? आप सेट करेंगे देयर विल बी अ सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड और देयर विल बी राइज इन डिमांड इन द कमिंग मंथ। देयर विल नॉट बी एनी मच फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट। बहुत सारी चीजें होती है, तो यू विल सेट सर्टेन अजम्पशंस और उन अजम्पशंस को कांस्टेंट मानते हुए फिर आप अपने आगे की प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने कुछ अजम्पशंस डिसाइड किए, और अजम्पशंस को ही हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब जानते हो ना, जैसे एक जो बाउंड्री होती है, जो घर होता है, या जो आपके जैसे कहते हैं डू नॉट गो आउट ऑफ द स्कूल प्रीमिसेस, यानी उस स्कूल की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या है? हमने अपना एक बाउंड्री तैयार कर ली, और उस बाउंड्री के अंदर ही हम अपनी प्लानिंग करेंगे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी बाउंड्री के अंदर हम उनको डेवलप करेंगे। तो ये हो गया सेटिंग अप ऑफ अजम्पशंस। फिर थर्ड आपका आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। Alternative A, B, C, D, plan A, B, C, D, all the possible alternatives you will identify. And after identification, you will evaluate all the alternative courses of action. How will you evaluate? You will just pen down all the merits and demerits of each and every alternative. And after that, you will compare those, and on comparison, you will find out that which alternative is having the maximum merits and minimum demerits, which alternative is costing us the least and providing us the maximum benefit. On these basis, you will just evaluate the alternative courses of action, and after evaluation, what you are going to do, you will select the best. You will select one alternative. तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में आपने assumptions बनाए, assumptions यानी कि developing premises. After that you have identified the alternatives. After identification you have evaluated those, यानी कि comparison किया, and after comparison you have selected an alternative. An alternative means एक particular method आपने select कर लिया. After that what you need to do? अब जब select कर लिया तो implement भी तो करो. I always used to say that India is best in its 5-year planning. इंडिया के जितने अच्छे 5-year प्लान होते हैं ना, उतने अच्छे वर्ल्ड में किसी कंट्री के नहीं होते हैं. बट अगेन इट इज ऑन द टॉप ऑन इट्स बैड वर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन. हमारे यहाँ के जो प्लान है बेस्ट है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना वर्स्ट है कि उनका बेनिफिट हमें कभी मिल ही नहीं पाता. तो आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट तो कर लिया, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका बेनिफिट अचीव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट. सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज implementation of the plan. You have to implement the plan in the organization. You have to describe you have to explain to all the subordinates that how you have to implement this particular plan. And lastly, you have to take the follow-up action. That is, whatever plan you have implemented, whatever objectives you have targeted, whether those have been implemented by all the subordinates in a proper manner or not, and whether those objectives have been achieved, those targets have been achieved or not. क्योंकि आप सिर्फ अगर सबऑर्डिनेट्स को बोल देंगे ना कि ये काम आप कर लेना, वो कभी नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये पता नहीं होगा कि इस तारीख के बाद में हमें चेक किया जाएगा कि हम उसी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन, कि हमने जो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताया टू इम्प्लीमेंट द प्लान, whether those subordinates are implementing those plans in that particular perfect manner or not, that we have to take the follow up action, और जिसको हम सिंपली वर्ड्स में बोल सकते हैं to check whether those plans are implemented in a proper manner or not. So this was the complete process of planning. अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस, आस्क इट. अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. क्योंकि आपके ये जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं 2021 के एग्जामिनेशन में है नहीं, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर नहीं रहा हूँ वीडियो में. बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं. कोई डाउट हो तो अपनी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं. ठीक है. सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए.